हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बुद्धिमान सास। माँ के सोने के गहने देखकर भी तुम उन्हें बातें सुनाने से बाज नहीं आती हो। इतना कहकर मंजय फोन को काट देता है। आज खुशी को एहसास हो रहा है कि वो अपनी सास के साथ जो भी व्यवहार करती थी अच्छा नहीं करती थी, जबकि उसके पति ने तो हमेशा ही उसके माँ बाप का सम्मान किया है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है और फूट फूट कर रोने लगती है कि अगर उसने अपनी सास का मान सम्मान किया होता तो शायद उसे आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अपने कमरे में बैठी खुशी अपने किए कर्मों को याद करने लगती है कि कैसे उसने अपनी सास का बात बात पर अपमान किया है। वो उस दिन को याद करती है जिस दिन उसकी शादी के 1 साल बाद उसके मायके वाले उसके ससुराल आने वाले होते हैं। इन सुबह सुबह ही खुशी अपने सास पर रौब दिखाते हुए कहती है, मम्मी जी जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज मेरे मायके से सभी लोग आने वाले हैं और आप ऐसे कछुए की चाल से काम कर रही हो। कल रात को ही मैंने आपको सारे काम समझा दिए थे कि सुबह उठकर पूरे घर की साफ सफाई करनी है, खिड़की दरवाजों पर डस्टिंग करनी है, कहीं भी धूल या मिट्टी की परत नहीं दिखनी चाहिए। उसके बाद रसोई में मैंने सब्जियां निकाल कर रख दी थी। खाने में 4 सब्जियां बनाना है। मेरे मायके के सभी लोग नाश्ता तो करके आएंगे, लेकिन उनके खाने की तैयारी ऐसी करनी है कि वह देखते रह जाए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। खाने पीने में कविता जी अपनी बहू से कहती है, बहू खाने पीने में कोई कमी नहीं होगी, चिंता मत करो। और वैसे भी तुम्हारे मायके वाले दूसरी या तीसरी बार ही हमारे घर आ रहे हैं, तो मुझे तो पहले से ही मेहमानों को अच्छे से खिलाने पिलाने का शौक है। खूब बढ़िया खाना बनाऊंगी। कुछ सोचने के बाद कविता जी कहती है, बहू मैं अगर रसोई संभालूं तो तुम घर की साफ सफाई का काम देख लेना, क्योंकि दोनों काम मुझसे नहीं हो पाएगा। खुशी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या माँ जी मैंने आपसे रात में ही कह दिया था मुझे पार्लर जाना है। बहू काम तो बहुत ज्यादा है, साफ सफाई का काम तुम कर लो और रसोई का सारा खाना मैं बना लेती हूँ। बड़े ही प्यार से कविता जी ने अपनी बहू खुशी से कहा। यह सुनते ही खुशी बोली, माँ जी इतने बड़े घर की साफ सफाई मुझसे नहीं हो पाएगी। वैसे भी मुझे आज पार्लर में अपने चेहरे की फेशियल करवाना है और बालों की कटिंग करवाने जाना है। अगर घर की साफ सफाई करती रही तो पार्लर नहीं जा पाऊंगी और फिर दोपहर तक सभी लोग आ जाएंगे। आप क्या चाहती हो कि मैं घर के काम ही करती रहूं? वैसे रोज खाना मैं ही बनाती हूँ। कभी कभार अगर आपके ऊपर काम पड़ जाए तो आप मुझे एहसान दिखाने से पीछे नहीं हटती हो। पास में बैठा कविता जी का बेटा मंजय कहता है, अरे खुशी कैसी बातें कर रही हो, माँ हमेशा ही तुम्हारे साथ किचन में हाथ बटाती है और माँ की उम्र भी तो देखो, उनकी उम्र है यह सब करने की। इतना सारा खाना बनाकर वो घर की साफ सफाई कैसे करेंगी? कम से कम एक काम तो तुम्हें करना चाहिए। माँ ने काम करने से या खाना बनाने से मना नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा कि सारा काम उनसे नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा हाथ तुम भी बटा दो। मंजय की बात सुनकर खुशी का गुस्सा चढ़ जाता है और बड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ हाँ तुम्हारी माँ ही कम है क्या जो तुम मेरी छोटी सास बनने की कोशिश करते हो। शादी के 1 साल में मुझे इतना तो समझ आ गया है कि तुम सिर्फ अपनी माँ की ही सुनते हो, हर टाइम अपनी माँ का ही पक्ष लेते हो। मेरी खुशियाँ तो तुमसे देखी नहीं जाती है। अरे जरा तेज बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि तुम क्या कह रही हो। कुछ नहीं, आंखें दिखाते हुए खुशी ने कहा, मैं सिर्फ अपने कमरे की साफ सफाई करूंगी। कह देना अपनी माँ से कि खाना बनाने के बाद घर की साफ सफाई कर ले। पैर पटकते हुए झाड़ू उठाकर खुशी कमरे में सफाई करने लगी। सफाई करने के बाद तैयार होकर फटाफट से पार्लर के लिए निकल गई। मंजय रसोई में माँ का हाथ बटाने के लिए पहुँच गया। दरअसल मंजय कविता जी का इकलौता बेटा है। कविता जी के पति बहुत साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उस समय मंजय मात्र 10 साल का था। मंजय के पिताजी की सरकारी नौकरी थी,
इसलिए पेंशन के पैसे से कविता जी ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया और खूब अच्छे संस्कार दिए। हमेशा माँ बेटे दोनों साथ ही रहे हैं, तो दोनों माँ बेटे साथ साथ एक दोस्त की तरह भी बातें करते थे। कविता जी जब रसोई में अकेले काम करती थी तो बचपन से ही मंजय उनके साथ रसोई में कुछ न कुछ करता रहता था। कभी रोटी बेलने की जिद पकड़ लेता तो कभी कुछ काम करने की। माँ के साथ अधिक समय रसोई में बिताने की वजह से उसे रसोई के ज्यादातर काम आने लगे थे और जब भी उसे मौका मिलता वह अपनी माँ का हाथ बटा देता। या जब कभी माँ बीमार पड़ती तो वो माँ का ख्याल रखता, उन्हें खाना बनाकर खिला देता और खुद का खाना भी बना लेता था। मंजय अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कविता जी के मायके में उनके माता पिता और भाई भाभी हैं। 3 भाइयों की इकलौती बहन थी कविता जी। उनके पति के जाने के बाद भाइयों ने उन्हें खूब जोर दिया कि आकर मायके में रहें। छोटा बच्चा है, कहाँ अकेली परेशान होती रहेगी, हम सब है तुम्हारे और उसके देखभाल के लिए। लेकिन कविता जी ने यह सोचकर मना कर दिया कि आज माँ बाप है, लेकिन कल को जब माँ बाप चले जाएंगे तो भाई भाभी के साथ मायके में रहने से अच्छा है कि मैं अपने ससुराल में रहूं और फिर मुझे मेरे पति के पेंशन के पैसे भी तो मिलते हैं। जब हाथ में पैसे हैं तो ससुराल में रहकर ही अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगी। वो अपने बड़े भाई से कहती है, भैया मैं अपने पति के घर में ही रहूंगी, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप लोग हमारे पास आते जाते रहना, जब जरूरत पड़े तो आप लोग है ना मेरे लिए। यह कहकर मायके जाने से मना कर देती है। मायके में कविता जी का भरा पूरा परिवार है, किसी चीज की कमी नहीं है। खूब शान शौकत से उनके मायके वाले रहते हैं। इन 18 सालों में कविता जी के माता पिता तो गुजर गए, लेकिन उनके भाई और भाभी ने कविता जी का खूब ध्यान रखा और हमेशा मौके पर उन्हें बुलाते रहे। मंजय जब रसोई में गया तो कहता है, लाओ माँ मैं सब्जी काट देता हूँ, तुम तब तक पूरियों का आटा लगा लो और मीठी फ्रूट चटनी भी मैं बना देता हूँ। मैं बाहर से एक स्टूल भी उठा कर ले आया हूँ माँ, ज्यादा देर खड़े रहने से आपके घुटने में दर्द होने लगता है, इसलिए बीच बीच में स्टूल पर बैठ जाया करो। और माँ इतनी सारी सब्जियाँ बनाने की क्या जरूरत है, 2 सब्जी बना लो, फिर चटनी और खीर, इतने में तो हो जाएगा। अरे नहीं बेटा, अभी घर में नई नई बहू आई है और उसकी मायके से मम्मी पापा तो पहली बार ही आ रहे, तो 2 सब्जी अच्छी नहीं लगती, कम से कम 4 सब्जी बनेगी। इतने सालों बाद घर में रौनक आई है, बहू आई है, 4 रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ है, मुझे तो यह सब करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन माँ अपनी तबीयत का भी तो देखा करो, इतना सब करने के बाद बीमार पड़ जाओगी और कल खुशी ने तुमसे इतना सारा काम करने के लिए कहा था तो तुम मना नहीं कर सकती थी। वो अपना सारा काम आपके जिम्मे में सौंप कर खुद पार्लर के लिए चली गई। वह 2 दिन पहले भी पार्लर जा सकती थी, आज ही जाने की क्या जरूरत थी। अरे बेटा, बहू नई नई घर में आई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय तो लगता है, उसको थोड़ा समय दो और फिर अभी उम्र ही कितनी है, धीरे धीरे सारी समझ आ जाएगी और घर के सारे रीति रिवाज भी सीख जाएगी। माँ मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि खुशी कोई दूध पीती बच्ची नहीं है, तुम तो हमेशा उसे बच्ची बच्ची कहकर सर पर चढ़ा लेना और जिस दिन सर पर चढ़ जाएगी उस दिन मुझसे मत कहना कि बहू तुम्हारी सुनती नहीं है। मैं अभी कह रहा हूँ कि उसे घर के काम बताना और घर की जिम्मेदारी देना शुरू कर दो। क्या पूरी जिंदगी काम कर कर के थकी नहीं हो? अरे आज बहू आई है तो आराम से रहो और जितना काम बन पड़ता है उतना करो। बहू के कहने से जबरदस्ती काम में मत लगी रहो, उसको छोटा बताकर मनमर्जियाँ करने में तुम साथ देती हो, यह सही नहीं है माँ। अरे बेटा, क्यों छोटी सी बात को लेकर इतना नाराज हो रहे हो? ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। बेटे की सारी बातों को खत्म करती हुई कविता जी कहती है, बातों बातों में पता ही नहीं चला सारा खाना बन गया है। सारे खाने को उठाकर ढककर डाइनिंग टेबल पर रख दो, तब तक मैं अपने कमरे और हॉल की सफाई भी कर लेती हूँ, वरना उन लोगों के आने का समय हो रहा है और उनके सामने सफाई करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तब तक खुशी का फोन आ जाता है, हेलो मंजय, मेरे मम्मी पापा ने शहर में एंट्री कर ली है,
बस 10 मिनट में वो आते ही होंगे, तो मुझे जल्दी से पार्लर से ले जाओ, क्योंकि मैं ऑटो करके आऊंगी तो टाइम लग जाएगा। हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पर ही तो है पार्लर। ठीक है खुशी, मैं तुम्हें लेने आता हूँ, तो मुझे पार्लर के बाहर ही मिलना। खुशी के आते ही उसके मायके के सभी लोग आ जाते हैं। भाई भाभी, मम्मी पापा, साथ में चाचा चाची भी आए हैं। सभी लोगों से खुशी बड़े प्यार से मिलती है और हॉल में सोफे पर बिठाती है। जैसे ही कविता जी को लगता है कि बहू के मायके वाले आ गए हैं, वह भी खुशी खुशी उनसे मिलने के लिए आती है। मिलने के बाद जैसे ही वह भी सोफे पर बैठने जाती है तो खुशी कहती है, माँ जी सबके लिए पानी ले आइए, सभी लोग इतने दूर से आए हैं, साथ में चाय भी चढ़ा देना। पहले चाय पियेंगे, उसके थोड़ी देर बाद खाना खाएंगे। ठीक है बहू, मैं अभी सबके लिए पानी लाती हूँ। इतना कहकर कविता जी चाय चढ़ा देती है और सभी के लिए पानी लेकर आती है। खुशी के माता पिता एक थाल में शगुन का कुछ सामान लिए हैं और साथ ही उसमें एक कार्ड भी रखा है। कविता जी को देते हुए कहते हैं, समधन जी हमारे छोटे बेटे की शादी है, आप सबको शादी में आना है। हाँ हाँ, हम सभी शादी में जरूर आएंगे। तभी खुशी कहती है, पता है माँ जी, मेरे भाई की शादी बहुत बड़े खानदान में तय हुई है, बहुत पैसे वाले लोग हैं, 4-4 गाड़ियां हैं उनके घर में। वैसे मेरे भाई के लिए बहुत बड़े बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, एक तो दरोगा की लड़की का रिश्ता भी आया था, लेकिन क्या करे, मेरे भाई को लड़की पसंद आ गई तो इधर ही रिश्ता तय हो गया, वरना दरोगा तो हमारे घर शादी करने के लिए पूरे 20 लाख रुपए देने को तैयार थे। हुए अनीता जी कहती है, यह तो बहुत अच्छी बात है बहू, लड़की हमेशा अपने बेटे की पसंद की ही लेनी चाहिए। अब देखो, तुम्हें भी तो मेरे बेटे ने ही पसंद किया था, मेरे बेटे की पसंद कितनी अच्छी है। हाँ, वो तो मैं हुई ही सुंदर, बड़ी ही अकड़ के साथ खुशी ने कहा। माँ जी अब इधर बैठी बैठी बातें ही करती रहोगी या रसोई से खाना भी लगाओगी? सबके खाने का समय हो गया है। खुशी, खाना तो सारा डाइनिंग टेबल पर रखा है, बस एक बार गर्म करना है। खुशी की तरफ देखते हुए मंजय कहता है, हाँ हाँ मंजय, मुझे पता है, खाना डाइनिंग टेबल पर रखा है, आज का पूरा खाना मैंने ही तो बनाया है, सिर्फ गर्म करने के लिए माँ जी से कहा है, तो क्या माँ जी इतना भी नहीं कर सकती? खुशी की बात सुनकर कविता जी और मंजय के साथ साथ उसके भाई भाभी भी हैरान थे। इतना सारा खाना खुशी ने बनाया है, यह कैसे संभव है? क्योंकि साल भर पहले तक मायके में खुशी किचन में झांकती नहीं थी, कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती थी, घर का कोई काम करना नहीं आता था। अगर कभी घर में 4 मेहमान आ जाते तो मुझे कुछ हेल्प की जरूरत पड़ती तो भी खुशी अपने कमरे से नहीं निकलती थी। ससुराल में आते ही उसने एकदम से इतना सारा काम सीख लिया, ऐसा कैसे संभव है? तभी खुशी की भाभी उठती है और रसोई में जाकर कविता जी की हेल्प करने लगी। पूरा खाना खाने के टाइम पर खुशी ऐसे दिखाती रही कि सारा काम उसी ने किया है और अभी भी देखो अपने ससुराल में वह कितना काम कर रही है। खाना खाते समय खुशी का भाई उसको चिढ़ाते हुए कहता है, खुशी लगता तो नहीं कि इतना स्वादिष्ट खाना तूने अपने हाथों से बनाया है। अगर कभी मैं चाय बनाने के लिए कह देता तो पूरा आधा घंटा लगाती थी एक कप चाय बनाने में, और तुमने इतना सारा खाना अपने हाथ से बना लिया। इतना कहकर अनु का भाई हंसने लगता है। पास में खड़ा हुआ मंजय कहता है, अरे साले साहब, इतना स्वादिष्ट खाना तो मेरी माँ ही बना सकती है, बस खुशी ने उस खाने में हाथ लगाया है। कोई बात नहीं, अगर खुशी ने कभी मायके में काम नहीं किया, खाना नहीं बनाया तो क्या हो गया, धीरे धीरे खाना बनाना सीख जाएगी। मेरी माँ उसे सारा काम सिखा देगी। भले ही उसने मायके में कुछ नहीं किया है, लेकिन अब ससुराल में आकर सब सीख जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना खुशी? मैं सही कह रहा हूँ ना? यह सुनकर उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो उनका दामाद कितना अच्छा है। बेटी को भले ही काम नहीं आता हो, लेकिन उसे यह भरोसा है कि वह सब कुछ सीख लेगी, 4 ताने तो नहीं मारता। लेकिन खुशी को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो पास में ही खड़े हुए मंजय से फुसलाते हुए कहती है, क्या जरूरत थी तुम्हें यह सारी बातें कहने की? थोड़े समय के लिए चुप नहीं रह सकते थे? मैंने क्या गलत कहा है? जो कुछ कहा है सच ही तो है, तुम उसे झूठ नहीं कह सकती हो।
झूठ तो तुमने कहा था, जिसे मैंने क्लियर कर दिया है। चलिए माँ जी, अब आप भी खाने के टेबल पर बैठ जाइए, मैं आप सब लोगों को खाना परोस दूंगी। हाथ पकड़कर टेबल पर बैठाती हुई खुशी की भाभी ने कविता जी से कहा। फिर सारा खाना खुशी और उसकी भाभी ने परोसा। खाना खाने के कुछ समय बाद ही सभी लोग घर के लिए निकल गए। धीरे धीरे समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। अब खुशी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। शादी में जाने के लिए उसने बहुत सारी शॉपिंग की। एक दिन अपनी सास को सुनाते हुए कहती है, पता है माँ जी, मेरी माँ अपनी होने वाली बहू के लिए बहुत सारा जेवर बनवा रही है। माथे से लेकर पैर के बिछुए तक उन्होंने सोने की बनवाए हैं। अपनी बहू के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं मेरे मम्मी पापा। इस बात को सुनकर मंजय को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तो क्या हो गया, वो अपनी बहू के लिए ही तो सारा जेवर बनवा रहे हैं। सभी अपनी बहुओं के लिए जेवर बनवाते हैं, और फिर तुम्हारे पास किस चीज की कमी है जो मेरी माँ को सुना रही हो। तुम्हारी शादी में सब कुछ बनवाया था, यहाँ तक कि सब कुछ तुम्हारे पसंद का ही खरीदा था, जेवर से लेकर तुम्हारे कपड़े तक। फिर तुम आज ये बातें क्यों कर रही हो? इन सब बातों को करने का क्या मतलब है? थोड़ा सा तो सोच समझ कर बात किया करो। खुशी हमेशा अपने मायके की बात करती रहती हो, और इस घर में जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। इतना सब होने के बावजूद तुमने भाई की शादी के लिए फिर से इतनी सारी शॉपिंग की है। मैंने और माँ ने तुमसे कुछ नहीं कहा, फिर भी तुम कुछ न कुछ मेरी माँ को सुनाती रहती हो। तुम्हारी अच्छी आदत नहीं है, इसको बदल लो। इस बार मंजय की बात का खुशी के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। माँ का फोन आ रहा कहकर फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। आज कविता जी अपने बेटे से कुछ नहीं कहती है, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि शायद बेटा कहीं न कहीं ठीक ही कह रहा है। खुशी कोई छोटी बच्ची नहीं जो बात बात में उनकी बेइज्जती कर देती है। अपने मायके वालों का माँ बाप का इतना मान सम्मान चाहती है, लेकिन मेरा सम्मान करना नहीं चाहती। अरे सम्मान करना तो दूर की बात है, मौका मिलते ही अपमान कर देती है, जबकि मैं उसके लिए कोई कमी नहीं रखती। कितनी बार बेटे ने उसे इशारों में समझाया है, लेकिन उसे बात समझ में ही नहीं आती। दूसरे दिन खुशी अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार है, तो अपनी सास से कहती है, माँ जी, तुम्हें तो पता है मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं। शादी शहर के सबसे बड़े होटल से हो रही है, बड़े बड़े लोग भी शादी में आने वाले हैं, तो तुम भी थोड़ा बन-ठन के आना। अपनी सस्ती सी साड़ियाँ पहन के मत आ जाना, नहीं तो फटीचर बन के आ जाना और मेरी नाक कटवा देना। एक बार मेरे मायके आओ तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरे मायके में सभी लोग कितने पैसे वाले हैं। अब तो अनीता जी को भी लगने लगा था कि बहू उनके चुप रहने का फायदा उठाती है। जब देखो तब उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती है। यह नहीं देखती कि उसकी सास उससे कितना लाड प्यार करती है, हर फरमाइश पूरी करती है, एक बेटी की तरह घर में रखने की कोशिश करती है। वैसे ही मेरा इतना छोटा सा परिवार है, सिर्फ एक बेटा है। एक बहू की तमन्ना पूरी जिंदगी से थी कि बहू आएगी तो उसे बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन बहू को तो अपने मायके के गुणगान से फुर्सत ही नहीं मिलती। पता नहीं बहू कब इन सारी चीजों को समझेगी और कब अपमान करना बंद करेगी, कब मुझे अपना समझेगी। खुशी के जाने के बाद एक दिन मंजय माँ से कहता है, माँ, खुशी का फोन आया है, उसके मायके में उसे मेरी जरूरत है, मैं चला जाता हूँ। शादी वाले दिन सुबह सुबह आपको लेने आ जाऊंगा, तैयार रहना। ठीक है बेटा, बहू के मायके में शादी है, तमाम काम होते हैं, जाकर उसकी मदद कर दो। उधर जाने के बाद खुशी मंजय को कामों में इतना उलझा कर रखती है कि शादी वाले दिन मंजय को माँ को लाने के लिए समय ही नहीं मिलता। दोपहर के 12 बज गए। सारे कामों से फ्री होने के बाद मंजय खुशी से कहता है कि वो माँ को लेने के लिए जा रहा है, तो खुशी कहती है कि माँ को लेने जाने की क्या जरूरत है, क्या वो इतना चलना फिरना भी नहीं जानती है कि अपने आप मेरे मायके में सम्मिलित होने चली आए। अब वह कोई छोटी बच्ची थोड़ी है जो उनको लेने जाना पड़ेगा।
कैसी बातें कर रही हो खुशी, घर में दो दो कार होते हुए भी मेरी माँ बस के धक्के खाते हुए आएगी। सिर्फ घंटे भर का रास्ता है, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। तभी खुशी की माँ हड़बड़ाते हुए कमरे में आती है और मंजे से कहती है, मंजय बेटा, जो शेरवानी दूल्हे के लिए खरीद के लाए थे वह साइज में बहुत बड़ी है, उसे चेंज करने के लिए जाना पड़ेगा। अभी खुशी के पिताजी और बड़े भाई भी किसी काम से बाहर गए हैं, तो तुम इस काम को कर दो। ठीक है माँ, आप मुझे शेरवानी दे दो और दूल्हे राजा को मेरे साथ भेज दो, मैं चेंज करवा लाता हूँ। इतना कहकर दूल्हे को लेकर शेरवानी चेंज करने के लिए चला जाता है। मंजय के जाने के बाद खुशी कविता जी को फोन कर देती है और कहती है, मंजय काम में बहुत व्यस्त है, वो आपको लेने नहीं आ सकता है। एक काम करो, बस से आ जाओ। खुशी के फोन के बाद कविता जी ने एक दो बार मंजय को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसका फोन बिजी आ रहा था। इसलिए वो बस में बैठकर शाम तक बहू के इधर पहुंच जाती है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। सास को देखते ही खुशी सबसे कहती है, वो देखो मेरी सासू माँ आ गई है। माँ जी बस से आई होंगी तो थक गई है, मैं तो बस में बैठकर कहीं जाने का सोच ही नहीं सकती, हमेशा कार से ही आती जाती रही हूँ। वह तो माँ जी को पहले से ही बस में आने जाने की आदत है, इसलिए आ जाती है। कविता जी को समझ में नहीं आया कि बहू उनकी तारीफ कर रही है या उन पर व्यंग कर रही है। फिर भी बहू का इस तरह से उनके बस से आने को लेकर बात करना कविता जी को अच्छा नहीं लगा। मंजय भी यह बात सुन लेता है और माँ के पास आकर कहता है, माँ तुम बस से क्यों आई? मैं तुम्हें लेने के लिए आने ही वाला था। अरे मंजय, मैंने ही माँ को फोन कर दिया था आने के लिए। तुम्हारी व्यस्तता देखकर लग रहा था कि तुम माँ को लेने नहीं जा पाओगे, और कहीं ऐसा ना हो कि माँ शादी में आ ही ना पाए। खुशी को एक कमरे में बुलाकर कविता जी कहती है, बेटा तुम बड़ा वाला हार लेकर नहीं आई थी, यह लो मैं तुम्हारा हार लेकर आई हूँ, इसको भी पहन लो। और वैसे भी तुम इतने सारे जेवर में बड़ी सुंदर लग रही हो। लेकिन खुशी पूरे कमरे में जोर से चिल्लाती हुई कहती है, अरे माँ जी, आप इसको बड़ा हार कह रही है? अभी आपने मेरे होने वाली भाभी का जेवर नहीं देखा है? फोन खोलकर उसमें से जेवर की फोटो दिखाती हुई कहती है, यह देखो बड़े हार की फोटो, यह रानी हार की फोटो है, और कंगन तो देखो मेरी माँ ने कितने सुंदर बनवाए हैं। पूरे 3-3 तोले के 4-4 कंगन बनवाए हैं मेरी माँ ने। कमरे में जितने भी लोग बैठे खुशी की बातें सुनकर कविता जी की तरफ देखने लगते हैं, और कविता जी खुद को बड़ा ही असहज महसूस करती है कि वो कितने प्यार से बहू के लिए हार लेकर आई थी और बहू ने उनके बड़े हार को अपनी बातों से एकदम छोटा बना दिया। कविता जी की आंखों में आंसू आ गए। मंजे से अपनी माँ का ऐसा अपमान देखा ना गया। उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके मायके में अपनी पत्नी का वो अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप से माँ को लेकर शादी अधूरा छोड़कर घर वापस आने के लिए निकल पड़ता है। कविता जी ने बहुत मना किया, लेकिन मंजय नहीं माना कि माँ अब बस बहुत हो गया, मैं उस घर में एक बेटे की तरह काम कर रहा हूँ, लेकिन खुशी हमेशा आपको ही ताना मारते रहती है, अब मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होगा और पूरी शादी में आपके साथ वह ऐसा ही करेगी जिसे देख नहीं पाऊंगा। मंजय आधे रास्ते पहुंच पाता है कि हड़बड़ाती हुई खुशी का फोन आता है। मंजय तुम कहाँ हो? खुशी की हड़बड़ाहट वाली आवाज सुनकर मंजय कहता है, क्या हुआ खुशी? मंजय, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जो जेवर माँ ने बहू के लिए बनवाए थे, पापा उसे लेकर दुकान से घर के लिए निकल ही रहे थे कि बाइक पर 2 चोर आए और बंदूक दिखाकर पापा से जेवर का बैग छीनकर ले गए। घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। उसने पापा को धक्का भी दे दिया था, जिसकी वजह से उनको चोट भी लग गई है। बारात जाने का समय हो रहा है, अब बताओ क्या करें? मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अगर बिना जेवर के बारात लेकर जाएंगे तो उधर मेरे मम्मी पापा की नाक कट जाएगी। मंजय खुशी की वजह से पहले ही बहुत गुस्से में था और आज उसे खुशी को सबक सिखाने का मौका मिल गया था, तो वो भी गुस्सा होते हुए कहता है, तो मैं क्या करूं?
वो तुम्हारे मम्मी पापा है, अगर उनकी इज्जत जाती भी है तो मुझे इससे क्या लेना देना। मैं तो अपनी माँ को लेकर घर के लिए निकल गया हूँ। कैसी बातें कर रहे हो मंजय, क्या मेरे मम्मी पापा की इज्जत से तुम्हें कोई लेना देना नहीं? वो तुम्हें अपने बेटे से बढ़कर मानते हैं और तुम माँ को लेकर घर से निकल गए हो, शादी भी अटेंड नहीं की। सही कह रही हो खुशी, अगर तुम्हारे माँ बाप ने मुझे बेटे की तरह माना है, मेरी माँ ने भी तो तुम्हें बेटी की तरह मानती है, लेकिन तुम कभी उनकी बेटी नहीं बन पाई। हर जगह उनका अपमान ही करती हो। आज भी तुमने उनका 2 बार अपमान किया है। मेरी माँ बार बार अपमान सहने के लिए नहीं बनी है। अगर तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती हो तो अपमान करने का भी हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। मंजय की बात सुनकर खुशी रोने लगती है, कहती है ऐसी मुसीबत में भी तुम मुझे 4 बातें सुना रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम मेरा साथ दोगे। क्या साथ चाहिए तुम्हें मेरा? हमेशा तो तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन तुम काम ही ऐसे करती हो जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा बचकानी हरकतें करती रहती हो, जबकि तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तुम्हें मेरी माँ को सुनाना है। फोन को बीच में लेती हुई कविता जी कहती है, क्या बेटा, बहू इतनी देर से रोई जा रही है और तुम उस पर गुस्सा किए जा रहे हो। अच्छा बहू बताओ, तुम क्या चाहती हो हम दोनों से? माँ जी, मेरी मम्मी पापा कह रहे हैं कि उनके पास अभी इतने सारे पैसे नहीं है कि इतना सारा जेवर इतनी जल्दी में बनवा सके। सारी जमा पूंजी जेवर बनवाने में लगा दी थी, इतना सारा खर्च हो गया है, तो मम्मी पापा की इच्छा है कि मैं अपना जेवर छोटे भाई की शादी में चढ़ा दूं, और जैसे ही शादी हो जाएगी उसके 4 दिन बाद वह मुझे वापस दे देंगे। कम से कम उनकी बात रह जाएगी और मेरे मम्मी पापा के मेरे जेवर से इज्जत भी बनी रहेगी। बाद में जब उनके पास पैसा हो जाएगा तो अपनी बहू के लिए बनवा देंगे। फोन स्पीकर पर था। मंजय कहता है, तुम्हारे पास कौन सा जेवर है? तुम तो हमेशा कहती थी कि तुम्हारे पास जेवर है, वो बहुत कम है, छोटा छोटा है। फिर इतने छोटे से जेवर से तुम्हारे माँ बाप की इज्जत कैसे रह जाएगी? इतने छोटे जेवर को देखकर लड़के वाले उन्हें ताना सुनाएंगे। तुम रहने दो अपना जेवर, उन्हें मत दो, और फिर तुम अपने भाई की शादी में क्या पहनोगी? अरे इसकी चिंता मत करो, मैं आर्टिफिशियल जेवर पहन लूंगी। कम से कम मेरे माँ बाप की इज्जत तो रह जाएगी। वाह, तुम्हारे माँ बाप की इज्जत है और मेरी माँ की इज्जत धूल मिट्टी। अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए तुम आर्टिफिशियल जेवर पहनने के लिए राजी हो, लेकिन मेरी माँ के सोने के गहने देखकर भी तुम्हें उन्हें 4 बात सुनाने से बाज नहीं आती हो। इतना कहकर मंजय फोन काट देता है। फोन कटते ही खुशी फूट फूट कर रोने लगती है। रोते हुए अपने किए सारे कर्मों को याद करने लगती है कि तभी बाहर से उसे हलचल की आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर देखती है कि मंजय और कविता जी आ गए। मंजय अपने ससुर जी से कुछ बात कर रहा है, जिसे देखकर खुशी को लग रहा है कि जरूर कोई अच्छी बात है, क्योंकि उसके पापा के चेहरे की सारी टेंशन गायब हो गई है। हंसते हुए खुशी के पापा आते हैं और खुशी से कहते हैं, सच में दामाद जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सारे जेवर को चढ़ाने के लिए हाँ कर दिया है। साथ ही साथ कविता जी अपना जेवर भी तुम्हें पहनने के लिए उतार कर दे दिया है कि मेरी बहू आर्टिफिशियल जेवर पहने, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं तो बुढ़ी हूँ, मुझे कौन देख रहा है? उसके भाई की शादी है तो उसे बन ठन कर ही रहना चाहिए। मंजय वापस तो आया, लेकिन उसने और कविता जी ने खुशी से बात तक नहीं की। पूरी शादी में कटे कटे रहे। खुशी के मन में अब अपनी सास के प्रति कुछ अलग ही भाव आ गए थे। पूरी शादी में वह सास से बात करने के लिए मौके तलाशती रही, लेकिन बात नहीं हो पाई। शादी हो जाने के बाद जब कविता जी जाने लगी तो खुशी सबके सामने ही कविता जी का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांगती है और कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने बचपने में आकर पता नहीं कितनी सारी गलतियाँ की है और आपका तो कितने बार अपमान किया है। आज जब भी उन बातों को सोचती हूँ तो बड़ी ही शर्मिंदगी महसूस करती हूँ कि आपने तो हमेशा ही बड़प्पन दिखाया, लेकिन मैं ही बेवकूफियाँ करती रही। अब से मैं खुद में सुधार लाने की कोशिश करूँगी और आपको अपनी सास नहीं माँ बनाने की कोशिश करूँगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी सास मिली है।
कविता जी अपनी बहू को माफ कर देती है। दूसरी तरफ मंजय को जब पता चलता है कि खुशी ने उसकी माँ से माफी मांग ली है तो उसे बड़ी खुशी महसूस होती है। धीरे धीरे खुशी के स्वभाव में भी बदलाव आता है और वह अपनी सास का मान सम्मान करना सीख गई है। धीरे धीरे घर के कामों को भी सीखने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।